द क्वेश्चन बोर्ड है मार्क एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड अपीयर्स टू राइज। मान लो यहाँ पे कोई मार्क था, यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा। हाँ सर, ये मार्क कहाँ पे है? डेंस एंड मीडियम। ऑब्जर्वर कहाँ पे है? रेयर एंड मीडियम। ठीक है, अपीयर्स टू राइज बाय द 0.2 मीटर। अगर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मान लेते हैं? एयर। और एयर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब इस लिक्विड का अपने से पूछ लिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ। अगर यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको ये मार्क 0.2 मीटर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम। मतलब ये मार्क अभी इसको यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसको इमेज दिखाई दे, ओके, यहाँ पे इसको इमेज दिखाई दे रहा। और ये जो शिफ्ट है ये बोल रहा है 0.2 मीटर दिया हुआ, 0.2 मीटर। किसी का आंसर आएगा? फोर्थ वन आ रहा है, देख लेते हैं। तो शिफ्ट कितना दिया? शिफ्ट बताओ भाई, यही तो दिया है 0.2 मीटर। appears to rise by 0.2 मीटर। अब इमेज की डिस्टेंस नहीं दी है, appears यहाँ पे कितना उठा हुआ दिखाई दे रहा है? 0.2 मीटर। मतलब क्या दिया हुआ है? शिफ्ट दिया हुआ है। और शिफ्ट का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, बराबर टी या डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू। अगर एयर होता तो यहाँ पे क्या लगाते? म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। समझ में आया? चलो, और डेप्थ कितना दिया इस मार्क का? एक्चुअल वाटर सरफेस है 2 मीटर। ओके, अब जो है यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो अपने को एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का पता चल जाएगा या लिक्विड का। बराबर डेप्थ है 2 मीटर, 1 माइनस 1 अपॉन में। ठीक है, 2 से इसको कट करो क्या आएगा? 0.1 बराबर 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू। अब इसको फर्दर सिंपली, अगर यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, चलो इसको इस तरफ लेके आओ, 1 अपॉन में म्यू माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 0.1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन में म्यू इक्वल टू 0.9। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो म्यू की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 0.9। अब किसी भी नंबर में 1 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी, 1 से तो बड़ी आएगी। अब अप्रोक्सीमेटली है 1.1, ठीक है, ये वैल्यू आएगी 1 पॉइंट, ये आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल एक एक स्टेप बाय समझते हुए चलो। देखो, एन एयर बबल, पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। एन एयर बबल इनसाइड ए क्यूबिकल ब्लॉक, दिखाई दे रहा है पीछे सभी को? एन एयर बबल इनसाइड ए क्यूबिकल ब्लॉक of glass of side 4.5 centimeter seems to be at 2 centimeter from one face and 1 centimeter from the other face opposite to the first one, ठीक है। what is the real distance of bubble from first face? रियल डिस्टेंस पूछा था फ्रॉम द फर्स्ट फेस। तो मैंने आपको बताया था, एक ग्लास स्लैब दिया था, पी क्यू फेस और आर एस फेस, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा था किसी को? सॉल्व नहीं हो रहा? तो देखो इसको कैसे करें। मान लो क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक की सभी साइड लेंथ बराबर होती है। एक्चुअल में तो सभी साइड लेंथ बराबर ही रखनी पड़ेगी। चलो, ये साइड लेंथ अपने को दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक मान लो बीच में यहाँ पे एयर बबल ट्रैप्ड, ठीक है, एन एयर बबल ट्रैप्ड इनसाइड ए ग्लास, ये है ग्लास, ठीक है। तो रियल डिस्टेंस पूछा, तो ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने याद करवाया था, म्यू ऑफ ग्लास क्या होता है? 3/2। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, मान लो ये दूरी है फेस नंबर ये 1 और ये फेस नंबर 2,
फेस नंबर 1 से इस ऑब्जेक्ट बिल्कुल देखना आराम से। नहीं हुआ था उसका रीजन है कि आप लोग अटेंशन नहीं दे रहे, जबकि अभी बिल्कुल आसान टॉपिक चल रहा है। यहां से अगर इस फेस से देखता हूं तो मुझे ये अपीयर होता है 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। एक्चुअल में डिस्टेंस तो कुछ और है, एक्चुअल में तो सर ये यहाँ पे रखा होगा, मान लो ये x दूरी पे और ये y दूरी पे, और आपको पता है x प्लस वाई बराबर क्या लिखोगे, 4.5 सेंटीमीटर। पहला इक्वेशन तो यही बन गया, समझ में आया, क्योंकि पूरी साइड की लेंथ x प्लस वाई के बराबर है। चलो अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर 1, ऑब्जर्वर नंबर 1 है। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर 2, ऑब्जर्वर नंबर 1 को ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे सीन हो रही है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन फेस एंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर फेस अपोजिट टू द फर्स्ट व्यूड नॉर्मली। नॉर्मली देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अब इसको ये कितने पे सीन होगा बताओ। ये मान लो इमेज इसकी यहाँ पे बन रही है, फॉर एग्जांपल हमने इसको बोल दिया आई बन, इसको सीन हो रहा है ये 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। यहां से अगर हमने देखा तो अपने को यही ऑब्जेक्ट अब सीन हो रहा है, मान लो इमेज यहाँ पे बनेगी, इस यहाँ पे स्लाइड पे मान लो यहाँ पे दिखाई, और ये जो दूरी है 1 सेंटीमीटर दिखाई। अपने से क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द रियल डिस्टेंस ऑफ बबल फ्रॉम फर्स्ट फेस, एक्स की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो सीन हो रहा है 2 सेंटीमीटर क्या है, एक्स अपॉन म्यू तो है, ठीक है। एक्स अपॉन में म्यू अपने को क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, और वाई अपॉन में म्यू क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो वैसे इसमें ग्लास की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं दिए तो अपने को हटाना ही पड़ेगा इसको। x बराबर 2 म्यू, यहां से x बराबर क्या जाएगा, 2 म्यू सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, कोई बताना चाहेगा। यूनिट लेस होती, कोई भी यूनिट नहीं होती। x बराबर 2 म्यू सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखोगे y बराबर म्यू सेंटीमीटर, ठीक है। अब x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे उठा कर 2 म्यू प्लस म्यू, अभी रुक जाओ इसको भी नहीं लिखना, ठीक है, प्लस, और अब यहाँ पे बराबर 4.55, सॉल्व करोगे तो 3 म्यू इक्वल टू 4.5, और डिवाइड करोगे तो म्यू बराबर क्या आएगा, 1.5, वही आया ना, मैंने बोला था वही आएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट फेस। एक्स की वैल्यू यहाँ पे म्यू की वैल्यू लगा दो, चलो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ आंसर के लिए, तो एक्स बराबर क्या है, 2 म्यू, और म्यू की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 1.5, एक्स बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर। समझ में आया। तो फर्स्ट फेज से कितनी दूर दिखाई दे रहा है, तो इस फेज से कितनी दूर होगा ये रियल में, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, फर्स्ट फेज से रियल में कितना दूर है, 3 सेंटीमीटर, दिखाई कितने पे दिया था, 2 सेंटीमीटर पे। अच्छा यहाँ से कितने पे होगा, 1.5, और निकाल भी सकते हो क्या है, y म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या है 1.5, लगा देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A fish is at the depth of 30 सेंटीमीटर, पढ़ने में आ रहा है। A fish is at the depth of 30 centimeter below the surface of water. हेलो, वाटर से 30 सेंटीमीटर बिलो है। If if refractive index of water is 4/3, then find out the distance between the fish and its image. मतलब शिफ्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो 7.5 आ रहा है क्या? ठीक है देख लो, पहले टैंक बना लेते, ये अपन ने एक्वेरियम है ना, फिश टैंक बना लिया। और फिश टैंक में हमने वाटर को फिल कर दिया।
अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, आ जाओ आ जाएगा, यहाँ पे फिश है और ये फिश जो है वाटर सरफेस से कितनी नीचे है, ये 30 सेंटीमीटर। ओके, अगर इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपको दिया हुआ 4/3, म्यू अगर दिया है 4/3, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड इट्स इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बनता था, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ऑब्जर्वर तो अब यहाँ पे होगा, ऑब्जर्वर अब यहाँ पे होगा, ठीक है। इसकी जो इमेज है थोड़ी सी यहाँ पे बनेगी क्या, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। आपसे पूछ रहा है देन फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड इट्स इमेज, फिश और इमेज के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट। अच्छा, ग्लास स्लैब के थ्रू शिफ्ट हमेशा किधर होता था, इन द डायरेक्शन ऑफ रेज, इन द डायरेक्शन ऑफ रेज। शिफ्ट बराबर टी ब्रैकेट में 1 - 1 में म्यू, सॉरी डी। डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ कितना है फिश का, 30 सेंटीमीटर, इंटू 1 - 1/4/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 30 इंटू ये 1 - 3/4 हो जाएगा, और फिर से सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू 1/4, तो क्या आ गया 7.5 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? तो आप लोग क्वेश्चन बना लेते, देखो मैं क्वेश्चन साथ में इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ा आपको देखिए कि थोड़ा टाइम लग सकता है अपने को, एक बार कर लो तो सॉलिड करो, ठीक है। वही मैंने आपका वेटेज देखा, उसमें मैकेनिक्स के रोटेशन वगैरह से आ रहे हैं क्वेश्चन, और ऑप्टिक्स से 2-3 क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे, बहुत कम है। और एक मुझे दिख रहा है रिफ्लेक्शन के लॉस दिखा दो, लॉस ऑफ इंसिडेंट रेज, नॉर्मल रेज, और सॉरी इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करती है। और दूसरा क्या था, जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे जाएगा, ठीक है। एक छोटा, और वहीं पे मैंने सीबीएसई का पेपर देखा, पूरा 12th का वेटेज दिख रहा था, रे ऑप्टिक से भरा पड़ा था। तो अभी तक मैं जितना आपको बता रहा था सब सीबीएसई पैटर्न के बेसिस पे बता रहा था, ठीक है। तो एलाइट रे, light ray is moving from denser to air, किधर जा रहा है, denser to rarer मीडियम में जा रहा है। if the angle of incidence is half the angle of refraction, find out angle of refraction। समझ में आया? लाइट रेज कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू एयर, जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, म्यू, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आई बराबर 2 आ एयर, नहीं दिया हो तो हम एयर ले लेंगे, और एयर का जो म्यू होता है वो 1 एयर, ठीक है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लाइट रेज कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। अब मीडियम चेंज हुआ, ये बाउंड्री से जैसे टकराएगी तो ये या तो नॉर्मल से दूर जाएगी या तो नॉर्मल के पास आएगी। अब या तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी या तो नॉर्मल के पास आएगी, बताओ डेंसर से रेयर जा रहे हैं किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जाएगी, ठीक है। जाती तो स्ट्रेट ही अगर मीडियम चेंज होता, सिंस ये डेंसर से रेयर गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये बोला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, अच्छा ठीक है, हाफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोल रहा है, और आपसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ लिया, तो बताओ कैसे करेंगे, आर बराबर 2, या आई बराबर r/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फाइंड आउट करो, स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पे, इस बाउंड्री के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पे, जैसे ही ये यहाँ पे आके इवेंट स्टार्ट हुआ क्या लिखोगे, म्यू इंटू साइन आई बराबर 1 इंटू साइन आर। अपने को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए, तो किसको हटाओगे, आई को हटाना पड़ेगा ना, आई को हटाओ, आई बराबर है r/2, तो म्यू इंटू साइन
r/2 बराबर साइन r। क्या आ रहा है, किसी का है क्या? माविया मारिया माविया क्या है? हम्म? हाँ ठीक है, सही है, बहुत अच्छा। अब इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, देखना आप लोग, अगर मैं इसी इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखूंगा। सिंस आप लोगों ने पढ़ा है, सिंस हाफ एंगल फॉर्मूला साइन 2 थीटा बराबर, क्या पढ़ा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब यहाँ डबल एंगल है तो यहाँ फॉर्मूला में क्या हो गया, हाफ हो गया क्या। अगर मैं यहाँ पे लिख देता साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या था, 2 साइन थीटा बाई 2 हाफ हो जा रहे हैं इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझ में आई? तो यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ पे आर बाई 2 हो जाए, पुट करो यहाँ पे, तो म्यू इंटू साइन r/2 बराबर 2i ऑफ साइन r/2 इंटू कॉस r/2। साइन r/2 से साइन r/2 कैंसिल। फर्दर मैं इसको अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा म्यू इक्वल टू 2 कॉस r/2, 2 से डिवाइड करो, म्यू अपॉन में 2 बराबर कॉस r/2। कॉस को इस तरफ लेके आओ, r/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स म्यू अपॉन में 2। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, r बराबर क्या लिखोगे, 2 कॉस इनवर्स क्या है, म्यू बाई 2। ये आएगा आंसर। समझ में आया, जरा समझ में आया। चलो, लाइट ऑफ वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम, लाइट ऑफ वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर। कहां से कहां जा रहा है, रेयर टू डेंसर। व्हाट इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर। बताओ। नहीं चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होता है क्या, है ना, वो नहीं चेंज होगा। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। कलर, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो कलर भी नहीं चेंज होगा, नो चेंज इन कलर, नो चेंज। क्या चेंज होता था, स्पीड चेंज होता था, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a microscope is focused on a mark, then a glass slab of refractive index 1.5 and thickness 6 centimeter is placed on the mark। पहले क्या था, मार्क के ऊपर हमने फोकस कर रखा था माइक्रोस्कोप को, कुछ भी नहीं था उसके बीच में, सेम मीडियम में थे दोनों। अब दोनों मीडियम के बीच में मैंने ग्लास स्लैब लगा दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया, 1.5 एंड थिकनेस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड ऑन द मार्क टू गेट द मार्क अगेन। अब क्या बोल रहा है, टू गेट द मार्क अगेन इन फोकस द माइक्रोस्कोप शुड बी मूव्ड। अब माइक्रोस्कोप को मैं कितना शिफ्ट करूंगा, तो कल आपको बताया था टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1/, तो 6 ब्रैकेट में 1/3, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। ये माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे अपना ये मार्क। अभी हमने क्या किया, इसको फोकस किया, क्या किया, फोकस किया, ठीक है। बाद में क्या होता है, नाउ ग्लास स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द माइक्रोस्कोप एंड मार्क, या मतलब इनके बीच में हमने ग्लास स्लैब को रख दिया, ठीक है। आफ्टर इंसर्टिंग
ग्लास स्लैब। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखो, अपने आप स्पेस ले रहा है, ठीक है। ये बना दिया आपने, अब ऐसे लिखो कि फिर एक और टैंक बनाओगे, कॉपी तो वैसे ही फिल हो रही है। यही सब तो चाहिए, यही सब तो चाहिए। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिखेंगे, कट पिट नहीं करेंगे, स्पेस बराबर लिखें, ठीक। तो आप लोगों की राइटिंग तो वैसे ही अच्छी है, ठीक। ओके, थोड़ी और अच्छी कर लेना। और वैस तुम सब लोगों से रिक्वेस्ट है ना, थोड़ा साफ साफ लिखना वहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या क्या इनके बीच में एक ग्लास को इंसर्ट कर, यहाँ पे माइक्रोस्कोप था, कितना मूव करना पड़ेगा, कितना मूव करना पड़ेगा। तो आप बताओ, पहले तो माइक्रोस्कोप यहाँ पे था, पहले माइक्रोस्कोप यहाँ पे था और मार्क यहाँ पे था। अब जैसे ही आपने इनके बीच में मान लो ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया, ठीक है, मान लो पूरा ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस 6 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.5। तो आप लोग एक बात बताओ मेरे को, ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे फोकस था, क्या ये उठा हुआ दिखाई देगा क्या, यहाँ पे इमेज यहाँ पे बनेगी क्या, हाँ। और जितना ऊपर ये इमेज गया, जितना इसमें शिफ्टिंग हुई, क्या उतना ही ऊपर, अगेन मैंने क्या बोला था, या तो कैमरे की सेटिंग चेंज करो, या तो जितना आगे पर्सन जिसकी फोटो ले रहे हो वो शिफ्ट हुआ है, या जितना पीछे गया नहीं मूव कर दो, ठीक, उसी डायरेक्शन में। तो अब अगेन हमने माइक्रोस्कोप को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये आ गया न्यू पोजीशन। तो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे, तो यही तो शिफ्ट है, कितना मूव किया इसी के तो बराबर होगा। और शिफ्ट आपको पता है, शिफ्ट आपको पता है कितना है, टी 1 - 1 अपॉन में म्यू, टी है 6, 1 - 1 अपॉन में 3/2। सॉल्व करोगे तो 6 × 1/3 आएगा, 1/3 कट करोगे तो ये आ जाए 2 सेंटीमीटर, और दिस इज आवर आंसर। समझ में आया क्या, और ये 2 सेंटीमीटर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट वेव इन ए मटेरियल इज दिस एंड वेवलेंथ इज दिस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विल बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। वेरी बहुत अच्छा। पहले क्या निकालो, देखो फ्रीक्वेंसी दिया है और वेवलेंथ दिया हुआ है, तो यहां से निकालोगे वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन ए मटेरियल, कोई मीडियम होगा, उस मीडियम में लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी अपने को क्या दे रखी है, 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, ये उस मटेरियल में, ठीक है। तो उस मटेरियल में स्पीड निकाल लो, इन दैट मटेरियल, इन दैट मटेरियल स्पीड कितना है, v बराबर f इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, और वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में, 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 10⁻3 है, ठीक है, याद रखना। तो इन दैट मटेरियल जो स्पीड आएगा कितना आ जाएगा, 2 × 5 10,000, 10,000 कितना होगा 10⁴, 10⁻18 -10⁴, तो क्या आएगा 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर c अपॉन में v, और c कितना है 3 × 10⁸। जब कुछ नहीं किया तो किसके रिस्पेक्ट में बातें हो रही है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 × 10⁸। तो आ गया 3। तो जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। ऐसा मत सोचना प्रिज्म नहीं पढ़ा तो कर पाओगे, ऐसे प्रिज्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3, ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया √3, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया √3। अब इसमें ये लाइट रेज नॉर्मली इंसिडेंट हो रही सरफेस की, करो ट्राई करो सभी लोग, ट्राई करो, ये समझ आ रहा है, कोई डेविएशन नहीं होगा।
कोई भी डेविएशन नहीं, बिल्कुल सीधी चली गई। अब बाहर क्या है, एयर है क्या? हाँ बाहर एयर है, कुछ नहीं किया तो एयर मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बाहर एयर है, ओके, बाहर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे 1। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। सर ये 90 डिग्री तो ये भी, ये कितना बचा 60 डिग्री, ठीक है। अब बताओ ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ से रेज तो सीधी जानी चाहिए थी, सिंस डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो रेज क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और किस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेज कुछ ऐसे जाएंगे। आई होप समझ में। अपने से क्या पूछा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके ये वाला एंगल पूछा। भाई 60 डिग्री तो नहीं होगा, ऐसा लग रहा है मेरे, नहीं नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक कोई बात नहीं। अभी ये आर, ये क्या है एंगल ऑफ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 30 डिग्री। नॉर्मल से ये जो एंगल बनाता है उसको, ये इंसिडेंट नॉर्मल से, ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री बचा, बात समझ गए। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए, तो कैसे करेंगे, सर जिस मीडियम से रेज आ रहे हैं उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है √3, यहाँ पे लिखता हूँ √3, और उस मीडियम में ये जो इंसिडेंट रेज है नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, साइन साइन 30 डिग्री बराबर 1 इंटू, सही है भाई, साइन 60 डिग्री करेक्ट। तो √3 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2 बराबर साइन आर। ये √3/2 क्या है 60 डिग्री की तो वैल्यू है, साइन 60 डिग्री बराबर साइन आर बराबर 60 डिग्री। चलो तो ये अपना करेक्ट हो गया, आर बराबर 60 डिग्री, तो ये है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताओ। A vessel is half filled with a liquid of refractive index mu, हाफ फिल्ड हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू। द अदर हाफ ऑफ द वेसल इज फिल्ड विद ए इमिसिबल लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। दो लिक्विड अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गया। इमिसिबल है मतलब मिलेंगे नहीं और मिक्स नहीं हो पाएंगे, और दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। द अपरेंट डेप्थ ऑफ वेसल इज 50% ऑफ द एक्चुअल डेप्थ। अपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल इज मतलब बॉटम, बॉटम का डेप्थ, डेप्थ बोला ना, बॉटम पे अगर कोई पॉइंट आपने मार्क कर दिया, उसकी अपरेंट डेप्थ उसको कितनी दिखाई दे रही है 50% ऑफ द एक्चुअल डेप्थ। मान लो अगर एक्चुअल में वेसल की डेप्थ 10 मीटर, अपने दिखाई कितनी दे 5 मीटर, ठीक है। चलो ऑफ द एक्चुअल द वैल्यू ऑफ म्यू इज, म्यू की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, मान लो एक वेसल है, एक्चुअल डेप्थ हाफ ऑफ द वेसल, ठीक। मान लो एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे कोई मान है, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ है डी, इस वेसल की एक्चुअल या इस मार्क की एक्चुअल डेप्थ है डी, हाफ हमने इसको फिल्ड कर दिया, मान लो और कोई भी ऊपर नीचे रखो किसी से मतलब, ठीक है, ऑर्डर का मैटर नहीं होता है, ठीक है। सर न्यू वाला ऊपर D/2 है और ये भी D/2, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था मान लो बॉटम, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर को ये कितने हाइट पे दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्या कहेंगे इमेज यहाँ पे बन रही है, समझ में आया। तो जो डेप्थ ऑफ इमेज है वो 50% ऑफ द एक्चुअल डेप्थ, मतलब डेप्थ ऑफ द इमेज अपने को पता चल गया सर क्या है D/2, और एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है D, एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट है D, ठीक। चलो अब अपने से पूछ रहा है
म्यू की वैल्यू बताओ। अच्छा बताओ तो शिफ्ट कितना हुआ, डी बाई टू ही तो हुआ, शिफ्ट भी तो इतना ही हुआ सर, ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, और शिफ्ट आपको दिख रहा है डी बाई टू है। तो यहाँ पे आपको पता है कंबाइंड शिफ्ट एन लेयर्स होती थी, तो शिफ्ट कैसे लिखते थे बताओ जल्दी। डी टी वन है ना, ऐसे लिखते थे। तो डी वन अगर मैं लिखूं, इसका जो हाइट है डी बाई टू ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन में म्यू वन, डी वन वन माइनस वन अपॉन में म्यू वन प्लस डी टू वन माइनस वन अपॉन में म्यू टू, ये लिखते थे क्या। ये मान लो क्या है, डी टू है और ये डी वन है। म्यू टू बराबर मान लो दिया हुआ है 1.5 म्यू, और ये म्यू वन दिया हुआ है म्यू, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, डी बाई टू इन ब्रैकेट वन माइनस, ये शिफ्ट भी डी बाई टू है, वन अपॉन में म्यू वन है म्यू, प्लस डी बाई टू वन माइनस वन अपॉन में 1.5 म्यू, ठीक है। डी बाई टू कॉमन ले लो क्या, डी बाई टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, वन इक्वल टू वन प्लस सॉरी वन माइनस वन अपॉन में म्यू प्लस वन माइनस वन अपॉन में 1.5। तो वन से वन कैंसिल, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये 1.1 अपॉन में म्यू प्लस वन अपॉन में 1.5 म्यू इक्वल टू वन आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करो क्या आ रहा है, वन अपॉन में म्यू कॉमन ले लिया मैंने, तो वन प्लस ये 1.5 को क्या लिख सकता हूँ 3/2, तो 2/3 आएगा क्या, तो ये क्या आ रहा है 5/3 आ रहा है क्या, ठीक है, बराबर वन। इसको मैं सिंप्लीफाई और करता हूँ फर्दर, तो वन अपॉन में म्यू ब्रैकेट में 5 अपॉन में 3 बराबर बराबर वन। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो म्यू को इधर लेके आओ, म्यू को इधर, तो म्यू बराबर क्या जाएगा 5/3 मतलब 1.67। चलो सेकेंड इसका हो गया क्या सारे क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही था। अब इसके आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इस टाइप क्वेश्चन को, तीन ग्लास स्लैब है, तीनों ही कितना है, ओके 5 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। देखो टोटल शिफ्ट 5 सेंटीमीटर आ रहा है, देख लेता हूँ। तो आपको पता है अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लास स्लैब होता तो शिफ्ट क्या लिखते थे, टी इंटू वन अपॉन टी ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन म्यू। बस समझ आ रही, ये लाइट रेस कहाँ से आ रही, एयर से आ रही, ठीक है, और ऑब्जर्वर यहाँ पे देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे देख रहा है, ठीक, ओके ये ऑब्जर्वर। तो टोटल शिफ्ट के लिए क्या करेंगे, टोटल शिफ्ट के लिए देखो अब बोर्ड की तरह थोड़ा सा लिख देते हैं, टोटल शिफ्ट वैसे लिखो, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब वन प्लस ऐसे लिखते चले जाओ ग्लास स्लैब टू ग्लास स्लैब थ्री, ठीक है, ऐसे पूरा लिखोगे, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब टू प्लस शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब थ्री। तो टोटल जो शिफ्ट आएगा वो क्या आएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 कितना लिखोगे, T1 इन ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन में म्यू वन प्लस T2 इन ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन में म्यू टू प्लस T3 इन ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन में म्यू थ्री। तो जो टोटल शिफ्ट आएगा वो आएगा T1 कितना है भाई 3 सेंटीमीटर वन माइनस वन अपॉन में, और म्यू कितना है 3/2 प्लस T2 कितना है 12 सेंटीमीटर वन माइनस वन अपॉन में म्यू टू कितना है 6 अपॉन में 5 प्लस T3 कितना है 10 सेंटीमीटर वन माइनस वन अपॉन में 5/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3, ये कितना आएगा 1 माइनस 2/3 प्लस 12 1 माइनस 5/6 प्लस 10 1 माइनस 4/5। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 इंटू वन अपॉन में 3 प्लस 12 इंटू वन अपॉन में 6 प्लस 10 इंटू वन अपॉन में 5 आएगा, ये 1 आ गया, ये 2, ये 2,
तो 1 + 2 + 2 क्या लिखोगे 5 सेंटीमीटर। तो टोटल जो शिफ्ट आया वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग करेक्ट है। ओके, अब इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। हाँ वेरी गुड 5/4। चलो, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कल क्या समझाया था, इन तीनों ग्लास स्लैब को हटाओ, एक ऐसा ग्लास स्लैब लेके आओ उस ग्लास स्लैब से उतना ही शिफ्ट देखने को मिले जितना इन तीनों ग्लास स्लैब के कॉम्बिनेशन से देखने को मिला। तो इस इन तीनों ग्लास स्लैब के कॉम्बिनेशन से मुझे शिफ्ट कितना देखने को मिल रहा है, तो जो नया ग्लास स्लैब लेके आऊंगा उससे भी उतना ही मिलना चाहिए। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। चलो, अब मैंने उन तीनों ग्लास स्लैब को हटाया और एक नया ग्लास स्लैब लाके लगा दिया। थिकनेस उसकी क्या है, जो पुरानी वाली ग्लास स्लैब थी उतनी ही थिकनेस है, T1 + T2 + T3। टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी इसकी 3 + 12 + 6 21 हो रही क्या। तो जो थिकनेस लिखोगे 3 + 10 तो कितना रही 25 सेंटीमीटर। ये टोटल थिकनेस आ गई। ठीक है, अब यहाँ से रेज आ रही, बातें मत करो आप लोग। अब यहाँ से रेज आ रही, ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो इसको वो ऑब्जर्वर को इमेज जहां पे पहले दिखाई दे रही थी 3 ग्लास स्लैब के थ्रू अभी भी वहीं पे दिखाई देनी चाहिए। तो शिफ्ट क्या लिखोगे, शिफ्ट बराबर मान लो म्यू इफेक्टिव है इसका। ठीक, 1 ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन म्यू इफेक्टिव। इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही तो है ये म्यू इफेक्टिव। मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग पढ़ते थे ये 2 ओम है, मान लो ये 3 ओम है और ये 5 ओम है। इन तीनों का समीशन क्या रहा है, मैंने बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सर्किट का, मैंने बोला मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, मुझे एक ऐसा रजिस्टर दे दो जो ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं वो अकेला काम करे। तो मैंने क्या बोला था, इनको रिप्लेस करता था एक रजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस कितना होता था 10 ओम। ठीक है, और ये समझ आ रही कि नहीं बात, तन्मय मुरम्मय को है तबीयत ज्यादा ही खराब। आपको याद होगा कुछ बचपन की बातें याद कर लेते। एक मान लो एक 100 रुपए का नोट लिया, ठीक है 100 रुपए का नोट लिया। ठीक है, 100 रुपए का नोट इज इक्विवेलेंट टू 10, 10 नोट लिया आपने किसका 10 रुपीज का। इक्विवेलेंट है क्या इसके, दोनों ही हम अपने को तो पता है सर ये दोनों ही एक साथ, एक नोट 100 रुपए का ले लो या 10 नोट 10 रुपए का ले लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो बचपन में क्या होता था, छोटे बच्चे है ना, वो जब वो नोट के नंबर्स गिनते थे, उनको नहीं पता है कि 100 लिखा है, 1000 लिखा है, 500 कितना लिखा है, उनको बस नंबर ऑफ नोट चाहिए। ठीक है, तो हम बोलते थे ना, मान लो अब जैसे अपने मम्मी पापा क्या, मान लो कोई रिलेटिव आया करके वो 500 रुपए दे के चला गया, अब छोटे हम देख रहे हैं कैसे उसको बहला के चला जाए, 500 का नोट है, 500 का नोट है, ये लो बेटा ये 2 नोट है, ये तो एक ही है देखो छोटा सा है ना, ऐसा वो बच्चा है ऐसे देख कुछ सोचता नहीं, उसको दे दिया और 3 नोट ले लिया। अब उसको क्या पता वो तो 30 रुपए है, 10-10 है ना। ओके, तो ऐसा हो जाता था बचपन में। अब कई बार बच्चे क्या होते थे, बच्चों को ऐसे भी मूर्ख बना देते थे, देखो ये कागज का नोट है, आग में डालोगे जल जाएगा, ये देखो सिक्का है, आग में डाला नहीं जला, कौन ज्यादा वैल्यूबल है, ये बच्चा सिक्के के पीछे क्यों भागता है। ठीक है, तो जो काम यहाँ पे 100 रुपए का नोट कर रहा है वही काम यहाँ पे 10-10 रुपए के नोट कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे, तो म्यू इफेक्टिव यहाँ पे क्या लिखोगे, शिफ्ट, शिफ्ट अपने को चाहिए कितना था, टोटल 5 सेंटीमीटर ही चाहिए सर, थिकनेस कितनी है 25, 1 - 1 अपॉन में म्यू इफेक्टिव, यही तो पूछा है सर। तो 5 से इसको कट करो क्या आएगा 5, तो 1 अपॉन में 5 इक्वल टू 1 - 1 अपॉन में म्यू इफेक्टिव। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, 1 अपॉन में म्यू इफेक्टिव इक्वल टू 1 - 1 अपॉन में 5 बराबर 4 अपॉन में 5। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो म्यू इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तभी तो रिफ्लेक्ट होकर रेज वापस आती थी। ठीक है, उसको बैक साइड से पॉलिश कर दिया। मान लो क्वेश्चन मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसको। एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ग्लास स्लैब के
फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको मैंने बैक साइड से क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। तो इमेज कहाँ पे बनेगी ये अपने से पूछ रहा है। जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ठीक है। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। चलो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे अब देखो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं सिल्वरिंग नहीं करता, अगर मैं सिल्वरिंग नहीं करता तो जो यहाँ पे ऑब्जर्वर होता तो उसको इमेज कहाँ पे दिखाई, थोड़ी शिफ्ट दिखाई देती क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ रेज। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा तो उसको तो इमेज दिखाई नहीं देगी, ये तो पॉलिश सरफेस के पीछे है, रेज तो उसके तो, उस तो पहुंचेंगे ही नहीं। जब रेज ही नहीं पहुंच रही है तो इमेज कैसे बन जाए। अब बताओ यहाँ पे अपने को इमेज दिखाई देगी। अगर सिर्फ और सिर्फ मिरर होता, इन केस ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा और इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। समझ में आ रहा है, प्लेन मिरर में। अभी तो सर इसने यहाँ पे प्लेन मिरर तो क्या नहीं, इसने सिल्वरिंग कर दी, ठीक है, क्या कर दी इसने, सिल्वरिंग सिल्वरिंग बोले तो पॉलिश्ड सरफेस, उसी को हम बोलते थे सिल्वरिंग, ठीक है। आपको याद हो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर बनाते थे तो सिल्वरिंग ही तो किया था हमने, पॉलिश ही तो किया था। अच्छा बात, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बोलेगा अब बताओ, अब ये ग्लास स्लैब शिफ्ट भी करेगा और ये इमेज बनाए, ठीक है, ग्लास स्लैब तो शिफ्ट कर देगा। तो ग्लास स्लैब का मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, क्या करता है वो, शिफ्ट करता है रेज को, ठीक है। रेज सेम डायरेक्शन में जाती है, बस वो शिफ्ट हो जाती है। दो तरीके के शिफ्ट थे, नॉर्मल और लैटरल, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए देखो हम कैसे करते हैं इसको। कभी भी ऐसा आ जाए, अब धक्का लगा के इसको अलग कर दिया करो। एक पोर्शन ऐसा मान लो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ग्लास स्लैब है और उसके बाद एक मिरर लगा दो, इनके बीच का जो एयर गैप है वो बस नेग्लिजिबल मान लिया, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए देखो कैसे करें, ये है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट करके लिखना पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट करके, ठीक। मान लो ये ग्लास स्लैब था, मैंने इसको यहाँ पे सिल्वरिंग कर दिया, पॉलिश कर दिया या सिल्वरिंग कर दिया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको, ये जो कंबाइंड सिस्टम है इनको दो सिस्टम में ब्रेक कर लिया, एक ग्लास स्लैब प्लस एक मिरर। बस इनके बीच का जो गैप है, जो एयर गैप है, एयर गैप क्या है, नेग्लिजिबल, एयर गैप, गैप है ही नहीं, ठीक है, नेग्लिजिबल मान लेंगे। समझ में आया। कभी भी ऐसा हम इसको धक्का मारेंगे और मिरर को अलग कर देंगे, तो ये जो एयर गैप दिख रहा है बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बताया। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जो भी है बताएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर, तो कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी हमें धक्का लगा के इस मिरर वाले पोर्शन को अलग कर, ठीक है। तो लेंस प्लस, बस ये याद रखना इनके बीच का जो एयर गैप है वो नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल एयर गैप, ठीक है। कभी भी ऐसा भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी लेंस, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये है कॉनकेव लेंस, यहाँ पे हमने मेरे सिल्वरिंग कर दी, सिल्वरिंग कर दी, तो इसको अलग कर लिया। तो कभी बिल्कुल ऐसे ही डील करेंगे, इसको भी दो पार्ट में तोड़ लेंगे। देखो रेज आ रही थी, रेज पहले जब ग्लास स्लैब से गुजरेंगी तो रेज क्या करती थी, रेज शिफ्ट होती थी क्या, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिखेगा इस मिरर को वो शिफ्टेड इमेज दिखेगी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी नहीं,
वो शिफ्टेड दिखेगा, ठीक है। वो इमेज दिखाई देगी ग्लास स्लैब से जब पास होगी रेज, जब ग्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज निकली, जब ये ग्लास स्लैब से पास हुई तो ऑब्जेक्ट क्या शिफ्ट दिखाई दी क्या, जब ऑब्जर्वर इस तरफ होता था, याद करो, शिफ्ट दिखाई देता था क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ रेज होता था क्या, ठीक है। अब वो रेज आके टकराएंगी मिरर से, फिर वो रिफ्लेक्ट होंगी क्या, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से ग्लास स्लैब से गुजरेंगी क्या, फिर से शिफ्ट होगी क्या, क्योंकि इमेज तो यहीं पे ऑब्जर्वर, यहाँ तो ऑब्जर्वर है ही, समझने की बात समझ रहे हो, सॉरी, यहाँ पे तो है नहीं, समझने की बात समझना क्या होता है, यहाँ पे तो ऑब्जर्वर हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि ऑब्जर्वर होगा तो इमेज दिखाई नहीं, ऑब्जर्वर को इमेज देखने के लिए इन फ्रंट होना ही पड़ेगा। एक बार रेज इधर आई, रिफ्रैक्ट हुई, तो इसको जो मिरर पे जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो शिफ्टेड दिखाई देगा क्या, फिर वो रेस टकरा के वापस जाएंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, फिर से जो इमेज बनेगी वो शिफ्टेड इमेज बनेगी क्या, ठीक है। तो दो, ये एयर, ठीक है, इमेज देखने के लिए फ्रंट पे ही खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पीछे खड़े जाओगे तुमको इमेज दिखाई नहीं, ठीक। अब ये इंसिडेंट रेस जा रही है, रेयरर से किधर गई है, अगर ये नॉर्मल है तो रेस किधर बेंट होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे ही ये बाहर निकलेंगी, अब जैसे ही ये बाहर निकलेंगी तो किधर जाएंगी, अवे फ्रॉम द, क्योंकि अब किधर जा रही, डेंसर से रेयरर में, ठीक है, यहाँ पे आ गए, ये देखो ऐसे, ग्लास स्लैब क्या करता था, शिफ्ट करता था, ये जो रेस है उसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम होने वाली है क्या, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो मिरर है इसको ये कितनी दूरी पे दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में तो आप बोलोगे सर अगर छोटा बच्चा होगा जिसको नहीं पढ़ा है वो बोलेगा 10 + 6 16 सेंटीमीटर, एक्चुअल में क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगी क्या इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वापस जाएंगी क्या, हाँ या ना, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से कहां गई, डेंसर मीडियम में गई क्या, अरे बोलो भाई, तो अब ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती थी क्या, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएंगी तो ऐसे जाएंगी, फिर ये इस तरफ जाएंगी, ये भी सर नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, बातें मत करो आप लोग, आवाज बहुत आ रही, फिर हम इस, अब ये फाइनल रेज है, अब ये वाली जो रेज है इसको दिखा दी, अब ऑब्जर्वर के आंख पे ये वाली रेज पड़ेगी, समझ में आया, अब ये जो रेज है ये किसकी आंख पे पड़ने वाली है, ऑब्जर्वर के, अब ऑब्जर्व ये जो रिफ्रैक्टेड रेज आ रही है ये जहां पे जाके मिलती हुई दिखाई देंगी वहां पे क्या बनेगा, इमेज। अच्छा एक बात बताओ, जब वापस ये रेज आ रही थी तो इमेज कितना शिफ्ट हो जाएगा, अगेन शिफ्ट 2 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ रेज, सर अगर 40 सेंटीमीटर पे था 14 सेंटीमीटर पे बनना किधर चाहिए था, 14 सेंटीमीटर पे, अब एक्चुअल में क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई सर, शिफ्टिंग कितनी, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ये जो फाइनल रेज है ये ऑब्जर्वर के आईज पे पड़ने वाली है, समझ में आया? तो और ये जो रेज आ रही थी ग्लास स्लैब के थ्रू हो क्या है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ रेज शिफ्ट होंगी क्या, बनना यहाँ चाहिए था, अब फाइनल इमेज यहाँ पे बनता है, कितना शिफ्ट होगा ये, 2 सेंटीमीटर, शिफ्ट निकाल सकते हो ना भाई, ये बार बार देखो शिफ्ट तो सेम ही आएगा, शिफ्ट 2 सेंटीमीटर है, तो जो फाइनल इमेज बनी एक्चुअल इमेज वो कहां पे बनेगी, 12 सेंटीमीटर, तो फाइनल मैं डायरेक्ट बोल सकता था, आपको ट्रिक बता सकता था, लेकिन ये तरीके से जाओगे कभी भी आप फेल नहीं होंगे, हमेशा क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है, चाहे वो जैसा भी पॉलिश लेंस आ जाए, लेंस को पॉलिश कर, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से जाना है, फाइनल इमेज 14 - 2 12 सेंटीमीटर बना, समझ में आया सारा, कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बताओ, और हानिया को तो डाउट होता ही नहीं, फिजिक्स छोड़ रखा है हमने, फिजिक्स किसी दिन आराम से पढ़ेंगे।
ये कॉनकेव मिरर है। हाँ, टेस्ट में आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन तक आएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन से कुछ भी नहीं आएगा अभी। ओके, टिल रिफ्लेक्शन। जो क्लास में कराए हैं, जो मैंने स्लाइड में सेंड किया, ठीक है, डीपीपी सेंड किया है, ठीक है, उन सबको सॉल्व कर लेना, ठीक है, डीपीपी को सॉल्व कर लेना। आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एक ग्लास स्लैब रख दिया है, इसका म्यू है 3/2 और थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। वेलोसिटी वगैरह ये सब वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, फाइनल इमेज, फाइनल ये सब देख लेना। प्लेन मिरर कितना रोटेट किया है ना, किस सेंस में रोटेट किया, ये सारी चीजें आपको है। मुझे डर लग रहा है किसी का आउट ऑफ ना आ जाए, पेपर थोड़ा सा आसान है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है 21 सेंटीमीटर की दूरी पे, 21 सेंटीमीटर की दूरी। मैं 2-3 दिन से बोलने के चाह रहा था, बोल ही नहीं पा रहा, बोल जा रहा हूँ, बोल जा रहा हूँ। बताओ फाइनल इमेज की पोजीशन, देखो ये क्वेश्चन देखो, और सभी लोग इधर ध्यान दो, लिखना मत करो, सभी लोग इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्या मिरर को ऑब्जेक्ट एक्चुअल 21 सेंटीमीटर दिखाई देगा क्या? नहीं, क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि सर बीच में आपने क्या इंसर्ट कर दिया है, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की वजह से ऑब्जेक्ट शिफ्टेड दिखाई देगा क्या इसको, शिफ्टेड दिखाई देगा क्या इसको, ठीक है। अच्छा, यहां से रेज जाएंगी क्या, और फिर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्लेक्शन होगा, सॉरी रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये इससे टकराएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट ये शिफ्टेड दिखाई देगा कौन के मिरर को, पहले ये निकालो शिफ्ट कितना हुआ ड्यू टू द ग्लास स्लैब। 1 सेंटीमीटर आ रहा है ना, ठीक है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब टी इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन म्यू, और ये पूरा एयर में है, ये एयर। अगर एयर नहीं होता तो, अगर कोई अदर मीडियम दे देता तो यहाँ पे म्यू2 अपॉन म्यू1 करना पड़ता, ठीक है। और म्यू2 क्या है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे जा रही थी, शिफ्ट। थिकनेस है ग्लास स्लैब की 3 सेंटीमीटर और 1 माइनस ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, अगर 3 × 1/3 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये अपना शिफ्ट आ गया, तो शिफ्ट आया 1 सेंटीमीटर का। एक बात बताओ, इस कॉन्केव मिरर को ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा क्या, तो कितने फील होगा, 1 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, सेंटर से पॉइंट के बीच की दूरी में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती थी, ओके, यही तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा इसको, ये जो दूरी है 20 सेंटीमीटर, बात समझ में आ गई। अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दूं, अभी ऑब्जेक्ट कहां है 21 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट यहां पे दिखाई देगा क्या, मान लो ऑब्जेक्ट यहां था, अब ऑब्जेक्ट इसको यहां पे दिखाई देगा, इमेज मान लो 1 फॉर एग्जांपल, मान लो आई, ठीक है। तो इस कॉन्केव मिरर को, कॉन्केव मिरर को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा 21 सेंटीमीटर पे, एक्चुअल में 21 था, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ द रेज, तो क्या लिखोगे 21 - 1। कॉन्केव मिरर को ऑब्जेक्ट पर दिखाई देगा, 21 - 1 मतलब 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर क्या है भाई साहब का रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कहां पे, सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कॉन्केव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट रखते थे तो वो इमेज कहां पे बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी, इन्वर्टेड एंड रियल, समझ आया, और इक्वल साइज में, मैग्निफिकेशन -1 आता था उसका, ठीक है। चलो, तो अभी जो यहां से रेज आई, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट 21 से 20 सेंटीमीटर पे है, तो अब ये इमेज कहां पे बनाएगा, 20 सेंटीमीटर पे बनाना चाहिए, तो इमेज कहां बनाना चाहिए था इसको, 20 सेंटीमीटर पे। ये रेज ऐसे गई होंगी,
फिर ऐसे बाहर निकली होंगी, फिर रिफ्रैक्शन हुआ होगा, क्या रिफ्लेक्शन, ये रेज ऐसे गई होंगी, फिर ये बाहर निकली होंगी, फिर इनका क्या होगा, हाँ ऐसे खूब सारी रेज जाएंगी और ये आके टकराएंगी क्या, जब ये रेज आके टकराएंगी, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे रेज आ रही है, तो इमेज बनेगा क्या कहीं पे, अभी पहली बार रिफ्रैक्ट हुआ है, अब जब ये रेज, ये वाली जो रेज जा रही है वापस टकरा टकरा के, ये सब रेज क्या इसके ग्लास स्लैब से फिर से पास होना पड़ेगा क्या इसको, एक्चुअल में इसको दिखा 20 सेंटीमीटर, बनना कहां चाहिए था 20 सेंटीमीटर पे, लेकिन वहां पे नहीं बनना था, ठीक है, इमेज 20 सेंटीमीटर पर, अच्छा निकाल भी सकते थे लेकिन सिर्फ अपने को दिख गया सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा तो टाइम बच रहा, ठीक है, इमेज 20 सेंटीमीटर दैट इज सेंटर पर बननी चाहिए थी, ये हिंदी इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज कहां बननी चाहिए थी 20 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनती, लेकिन नहीं बनती, क्यों, क्यों नहीं बनता, क्योंकि सर एक बार फिर से ग्लास स्लैब के थ्रू वो रेज जा रही है, तो अब बताओ, अब रेज ग्लास स्लैब के थ्रू पास करेंगी, फिर से शिफ्टिंग होगी क्या, बननी किधर चाहिए थी 20 सेंटीमीटर पे ही, तो अब शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट तो सर 1 सेंटीमीटर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रेज होगा, ऑब्जेक्ट इमेज यहां बननी चाहिए थी, इमेज यहां बननी चाहिए थी, लेकिन वो फिर से शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, फिर से शिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रेज, समझा, तो कहां बनेगी 20 प्लस 1 21 सेंटीमीटर, तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन गई, समझ आएगा सर, कभी तो प्लस कर दे रहे हो कभी तो माइनस कर दे रहे हो, क्या माजरा चल रहा है सर, समझ में आ रहा है ना क्या माजरा चल रहा है, जब रेस, मैंने क्या बोला था, रेस की डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, रेस जब इस तरफ से जा रही थी तो मिरर को ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई देगा 20 सेंटीमीटर पे, क्यों, क्योंकि रेस की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा, इमेज किधर होगा भाई, रेस की डायरेक्शन में, अरे यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ग्लास स्लैब शिफ्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द रेस, ये स्टेटमेंट नहीं बोलना है, तो ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ, एक्चुअल में था 21 सेंटीमीटर पे, तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, तो दिखाई कितना देगा इसको 20 सेंटीमीटर पे, समझ में आया, तो 20 सेंटीमीटर, सर ये तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ऑब्जेक्ट इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दिखाई दे रहा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, ठीक है बताओ, क्योंकि अब फिर से जो इमेज बनता था रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से, तो अगर ये रेज फिर से पास करेगी तो फिर से इन द डायरेक्शन ऑफ रेज इमेज शिफ्ट हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ रेज, मतलब बनना तो यहां चाहिए था सर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन वो बनता कहां पे फाइनली यहाँ पे, तो जो फाइनल इमेज आएगा, हेंस पोजीशन ऑफ, हेंस यहाँ पे हेंस पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज इज इक्वल टू 20 प्लस 1 बराबर 21 सेंटीमीटर, ये समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया अभी, मैंने इसको क्या 12 सेंटीमीटर आया था, क्यों, क्योंकि अब इसको इमेज किधर दिखाई देनी चाहिए थी, भाई देखो इसको ऑब्जेक्ट कहां दिखाई दे 20 सेंटीमीटर में, ऐसे सोचो 20 सेंटीमीटर, मान लो ग्लास को हटा दो 20 सेंटीमीटर पे, तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर बननी चाहिए थी, और इमेज कब बनती है, रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड जहां पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे तभी बनती है ना, ओके, सर जब रिफ्लेक्टेड रेज वापस आ रही, देखो ये सब रिफ्लेक्टेड रेज है, ये जब रिफ्लेक्टेड रेज वापस आ रही, अगेन वो रेज कहां से गुजर गई, ग्लास स्लैब से, इन द डायरेक्शन, भाई यही रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है इन्हीं की वजह से, अगर मैं एक्चुअल में तो ऐसे जा रही, फॉर एग्जांपल आना तो ऐसे चाहिए था, रेज डायग्राम थोड़ा गलत है, एक्चुअल में तो ऐसे आनी चाहिए थी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आके मिलनी चाहिए थी एक्चुअल में, सोचो अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर, सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट हमने उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, तो यहां से गई और वापस टकरा के, क्योंकि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज आप लेके जाओगे वो परपेंडिकुलर होंगी, वो परपेंडिकुलर होंगी, समझ में आ रहा है, वापस अपने ही पाथ को ट्रेस करेंगे, फिर से इमेज यही बन गया क्या, कुछ नहीं था, हमने क्या किया ग्लास स्लैब को लगा दिया, क्या लगा दिया,
ग्लास स्लैब को लगा दिया। ये जो रेज आ रही थी बीच में इसको मुलाकात हो गई ग्लास स्लैब से। ग्लास स्लैब क्या करता था? शिफ्ट करता था। रेज को शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो जब रेज को शिफ्ट किया, अब डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ रेज ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाता था। इन द डायरेक्शन ऑफ रेज ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाता था क्या? टी ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन म्यू। तो ये ऑब्जेक्ट यहां ना होके यहां पे दिखाई देगा इस मिरर को, ठीक है। फिर वापस अब जब रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, ठीक, अब यहां पे टकराएगा तो, लेकिन सिंस तो जब ये वापस रिफ्लेक्टेड रेज आ रही थी, वापस जब ये रिफ्लेक्टेड रेज आ रही, फिर से ये ग्लास स्लैब से टकराएंगे क्या? अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो रिफ्लेक्टेड रेज सीधी चली आती क्या? अपनी इमेज यहां पे बन जाती क्या? ग्लास स्लैब लगा दिया। अब जो रेज का पाथ दिखेगा आपको ऐसे, ऐसे, फिर से ऐसे दिखेगा। परपेंडिकुलरली इस पे पड़ेंगे क्या? परपेंडिकुलरली बिल्कुल इस पे। फिर से ही अपने पाथ को ट्रेस करेंगे, परपेंडिकुलरली पड़ेंगे, फिर से ही अपने पाथ को ट्रेस करेंगे। अपने पाथ को जा तो ऐसे रही थी, फिर से अपने पाथ को ट्रेस करेंगे क्या? तो आके बनाएंगी तो यहाँ पे, लेकिन जब ये रेज वापस आ रही थी टकरा के, किससे फिर से पास होना पड़ा इसको? स्लैब से 2 बार पास होना पड़ा क्या? अब ये रेज आ रही है, फिर से शिफ्ट हो जाएंगी ये रेज। अब ये रेज आ रही थी, फिर से ऐसे, फिर से शिफ्ट हो गई, आगे की तरफ शिफ्ट हुआ क्या? रेज डायग्राम बना लो भाई, रेज डायग्राम बना लो आराम से, ठीक है। अगर मैं यहां से रेज डायग्राम बनाऊं, चलो ये अभी देखना, बिल्कुल रेज डायग्राम से समझा रहा हूं। यहां पे गई, यहां से फिर ऐसे चली, इसको ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई देगा? फर्स्ट रिफ्रैक्शन समझ में आया था, 20 सेंटीमीटर वाला फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट जो शिफ्ट हुआ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर दिखाई दिया। अब इसको लगे यार ऑब्जेक्ट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मतलब जो भी रेज इसको आती हुई दिखाई देंगी वो परपेंडिकुलर आएंगी क्या? क्योंकि रेज कहां से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब रेज ही परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो गई, फिर से अपने पाथ को ट्रेस करेंगे क्या? फिर से उसी पाथ को ट्रेस करेंगे क्या? फिर से वापस, जैसे फिर से अपने पाथ को ट्रेस किया, फिर से वापस चलेंगे, कहां बन गया? इसने 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट किया, आप आ रहे थे इस डायरेक्शन में, 1 सेंटीमीटर का इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब इसको दिखा 20 सेंटीमीटर, अरे यार ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है, तो मैं इमेज भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाऊंगा। एक्चुअल बनाना तो वही चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बना? क्योंकि जब रिफ्लेक्टेड रेज जा रही थी, फिर से उसको ग्लास स्लैब के थ्रू पास करना पड़ा। तो ग्लास स्लैब के थ्रू जब ये पास हो रही थी, अगेन ये शिफ्ट हो जाएगा। अब रे डायग्राम बनाओगे, फिर से यही जाके मिलेंगी रेज, सेम ये रेज को अपने ट्रेस कर लेंगे, सेम ये अपनी रेज पाथ को ट्रेस करेंगे। समझ आ रही है? सेम पाथ को क्यों ट्रेस किया, समझ में आया? क्योंकि देखो सेंटर से कोई भी रेज जाएंगी, सेंटर से कोई भी रेज जाएंगी परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर रेज ट्रेस करती थी ना भाई, जब नॉर्मल एंगल ही जीरो हो गया परपेंडिकुलर सरफेस पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, तो रिफ्रैक्शन भी या रिफ्लेक्शन भी जीरो। आंसर 20 20 सेंटीमीटर। थोड़ा टाइम और ले लो, बताओ सारा क्या रहा है? चलो सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करो। 20 सेंटीमीटर देखो कैसे करेंगे, देखो 24 सेंटीमीटर है। मैंने क्या बोला था? इस मिरर वाले टुकड़े पे धक्का मार के अलग करो, ठीक है। बार बार ऐसा नहीं करना है, चलो इस केस में मैं बना देता हूं, बार बार ऐसा नहीं करना है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। चलो 24 सेंटीमीटर, बताओ कितनी दूर है स्लैब से? अगर कोई छोटा बच्चा देखेगा जिसको स्लैब वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, वो बोलेगा सर ये तो 30 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहां से रेज जाएंगी, ये रेज जाएंगी, नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, फिर से वापस। अब इनका क्या होगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फिर ये वापस जाएंगे, फिर से नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, फिर से ये दूर जाएंगे, फिर से ये ऐसे कुछ। समझना? ये है फाइनल रेस, इसी फाइनल रेस की वजह से इमेज बनेगा। अब देखना, फर्स्ट इधर ध्यान दो, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ग्लास स्लैब से जब रेस पास हो गई, तो ये रेस, यही जो रेस है रिस्पॉन्सिबल है, ये रेस किसका काम करेंगे? इस मिरर के लिए, ऑब्जेक्ट का, ये वाली रेस। इसको अगर मैं ट्रेस बैक करता हूं,
अगर मैं इसको ट्रेस बैक करता हूँ तो क्या ऑब्जेक्ट इसको, इस मिरर को ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा क्या? तो शिफ्ट हो गया क्या ये? और शिफ्ट कितना है अभी आप लोगों ने निकाला होगा, कितना है? शिफ्ट आएगा 6 ब्रैकेट में 1 माइनस 3 1/3/2 2 सेंटीमीटर, ये शिफ्ट आ गया। ठीक है, तो बताओ शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ रेज हो रहा है क्या? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल मिरर से कितना था? 30 सेंटीमीटर में, दिखाई कितना देगा? 28 सेंटीमीटर पे। दिखाई कितना देगा? 28 सेंटीमीटर पे। तो मिरर को ऑब्जेक्ट 28 सेंटीमीटर पर, इसलिए बार बार हिंदी की लाइनें लिख दे रहा हूं ताकि बाद में जब रिवीजन करने बैठो तो चीजें समझ में आए, पर दिखाई देगा। ठीक है, ओके, समझना। अगर मिरर को 28 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, 28 सेंटीमीटर पर, तो कायदे से देखा जाए तो इमेज भी 28 सेंटीमीटर बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनता, नहीं बनता। क्यों सर? इमेज बनेगा तो रिफ्रैक्टेड रे जो ये वापस गई है, ये कहां पे जाके मिलेगी? ठीक है, अब इनको अगर मैं एक्चुअल में 28 सेंटीमीटर बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको एक्चुअल में 28 सेंटीमीटर यहाँ पे आना चाहिए था, 28 सेंटीमीटर ये, लेकिन ये शिफ्ट हो गया इधर थोड़ा सा। कितना शिफ्ट हुआ ये? 2 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ रेज, इन द डायरेक्शन ऑफ रेज 2 सेंटीमीटर। तो ये किसकी पोजीशन है? फाइनल इमेज की। तो कितना शिफ्ट हुआ सर? बनना चाहिए था आपने को 28 सेंटीमीटर पे, शिफ्ट हो गया 2 सेंटीमीटर, तो बनेगा कितना? 28 माइनस 2 26। समझ गया? यही तो कॉन्सेप्ट लगा रहे बार बार। ठीक है, चलो आई होप शिफ्टिंग ये सिल्वरिंग वाला आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पूरा खेल रे डायग्राम का है। बिल्कुल स्टेप वाइज चले भाई। देखो ये रेस गई, पहला रिफ्लेक्शन हुआ, एक्चुअल में जो मिरर को ऑब्जेक्ट दिखाई दी कहां पे दिखाई देगी? यहाँ पे। कितना शिफ्ट हुआ? 2 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ रेज, तो कितने पे दिखाई देगी? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अब ये रेज रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर वापस फिर ये ग्लास स्लैब से गुजरी होगी। अब ये रेज को मैंने ट्रेस बैक किया, अब इस रेज को मैंने क्या किया? ट्रेस बैक किया। ठीक है, तो कहां पे बनेगी? यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ये वाली वो रेज थी। ठीक है, चलो यहाँ पे बनेगी। एक्चुअली बननी तो यहाँ चाहिए थी, लेकिन बनी कहां? तो ये शिफ्ट कितना है? 2 सेंटीमीटर का इन द डायरेक्शन ऑफ रेज। समझ में आया कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ये सब समझ गए? कभी तो सर प्लस कर दे रहे हो, कभी तो सर माइनस कर दे रहे हो, आपको कुछ करना पड़ेगा सर। सर आपका है ना मानसिक स्थिति सही नहीं, इलाज कराना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी से न्यूरोलॉजिस्ट बनो, फिर हम आएंगे हमारा इलाज करने। ठीक है, ओके। न्यूरोलॉजिस्ट में हमने एक लाइट सोर्स रखा, मान लो ये सोर्स है। तो देखो टीआईआर क्या होता है? जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो लाइट रेज नॉर्मल से दूर जाएंगी क्या? डेंसर से रेयरर में जाएंगी तो नॉर्मल से दूर जाएंगी। तो आपने क्या किया? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक ऐसी कंडीशन आई जो लाइट रेज रेयरर मीडियम में जा रही थी वो बाउंड्री को ग्रेस करते हुए चली गई। बाउंड्री भाई, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो नो डाउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, आप बढ़ाते हुए इतना बढ़ा के कर दिया कि सर जो लाइट रेज बाहर निकली थी रेयर मीडियम में वो बाउंड्री को ग्रेस करते चली गई। अब थोड़ा सा और बढ़ाया, क्या किया? थोड़ा सा और बढ़ाया, तो थोड़ा सा जब और बढ़ाया तो जो लाइट रेज ग्रेस कर रही थी वो अंदर की तरफ आ गई। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, एक पार्ट तो सारे बाहर जा ही रहा होगा, एक पार्ट रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ रहा होगा, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रेज था आप एंगल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक ऐसी कंडीशन आ गई जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब उस क्रिटिकल एंगल जरा सा भी बढ़ाया आपने तो सारी रेज अंदर चली जाएगी, कोई भी रेज बाहर नहीं जाएगी। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लिखो मैं लाइट रेज यहाँ पे, अभी रुक जाओ, अभी रुको, एक भी डायग्राम बना देते हैं इसका। ठीक, चलो यहां से लाइट रेज मालूम जा रही है, फॉर एग्जाम्पल यहां से लाइट रेज,
बस आप लोगों से जो पूछूंगा वो बताते रहना। ये लाइट रेज यहां से गई, ये कौन सी रेज है? इंसिडेंट रेज है क्या? यहां पे क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। ठीक है, तो जब डेंसर से रेयरर में लाइट जाती थी तो लाइट की रेज क्या होती थी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब मान लो मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, सर इंसिडेंस को बढ़ाता चला गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने और की, ठीक, खूब सारी लाइट रेज निकल रही है, ये क्या है आपका? इंसिडेंट रेज। ठीक, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया क्या? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया क्या? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक, चलो अब आपने बढ़ा के एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर दिया कि ये जो रेज बाहर निकल रही थी ये बाउंड्री को ग्रेज करती हुई जाएंगी। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है ये चमकती हुई दिख रही है, सब बढ़ाते चलेंगे। आपने बढ़ा के ये एंगल इतना कर दिया कि जो बाहर की तरफ रेज निकल रही थी वो बाउंड्री को ग्रेज करती हुई, ठीक है, चली गई। तो ये जो एंगल है इसी एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? वो 90 डिग्री है। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना हो जाता है? क्रिटिकल। उस एंगल को क्या बोल देते थे? क्रिटिकल एंगल। अब इससे जरा सा एंगल बढ़ाएंगे तो रेज किधर आ जाएगी? मीडियम में वापस आ जाएगी। तो जिस मीडियम में रह गई उसी मीडियम में वापस आ गई, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन। तो शब्द यूज किया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझ में आया क्या? चलो अब थोड़ा सा एंगल बढ़ा ही देते हैं सर, बहुत हो गया सर। तो आप लोगों के एग्जाम में रे ऑप्टिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा निराश हुआ। खुश तो नहीं हुआ, निराश हुआ। नंबर फ्री के मिलते हैं रे ऑप्टिक्स में। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के रे ऑफ ये मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन सबसे देखने को मिले। ठीक है, अब रेज जो है, अब यहाँ पे आपने नॉर्मल को ड्रॉ किया, अब यहाँ पे आपने नॉर्मल को ड्रॉ किया। अब ये जो एंगल देखा आपने, ये जो एंगल था थीटा, वो किससे ज्यादा हो गया? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। तो ये रेज वापस मीडियम में आ जाएगी। तो जितना ये एंगल है उतना ही ये भी होगा क्या? ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आऊंगा टी आई क्या है। सर इधर डालो, अगर बाहर एयर है, बाहर एयर है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसमें लगाऊं इस बाउंड्री पे तो क्या आएगा? म्यू इंटू साइन थीटा सी बराबर 1 इंटू साइन 90 डिग्री। जरूरी नहीं कि आपको एयर मिले, तो यहाँ पे जो म्यू होगा वो रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो साइन थीटा सी बराबर, ये पूरा वैल्यू क्या? 1, क्या लिखोगे? 1 अपॉन में म्यू। ठीक है, तो जो क्रिटिकल एंगल आएगा यहां से वो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1 अपॉन में, ये है वो क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल फॉर टी आई आर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था? 90 डिग्री। मतलब वो रेज बाउंड्री को ग्रेज करती हुई जाती थी। ठीक है, इस रेज के लिए बना है, देखो क्रिटिकल एंगल ये मान लो म्यू है और ये एयर है 1 है, ऐसे जा रही थी रेज और ये वापस इस बाउंड्री को ग्रेज करती चली गई, ये इंसिडेंट रेज है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी, इसके लिए हमने लगा दिया ये इक्वेशन, म्यू साइन थीटा सी बराबर 1 इंटू साइन 90 डिग्री।
ये तो है, समझ में आया? तो टोटल इंटरनल के लिए कंडीशंस क्या क्या है, सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस बोलोगे? रेज कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेयरर में, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आई बात? जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो देखो जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्रिटिकल एंगल की ये बाउंड्री है, ये बोल दो नॉर्मल है, ठीक है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। तो पहले ये बताओ टी आई आर के लिए या क्रिटिकल एंगल के लिए रेस कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर टू रेयर, मतलब म्यू 1 की वैल्यू म्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए क्या? ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, तभी तो टी आई आर होने की संभावना है, तभी तो क्रिटिकल एंगल की जैसे हम बातें करेंगे। जब रेस कहां से कहां जाएंगी? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मान लो ये वो एंगल है क्रिटिकल एंगल, और जैसे ही क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता था जो रिफ्रैक्टेड रेज है, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये कितना एंगल बनाती थी? 90 डिग्री, और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये रिफ्रैक्टेड रेज ग्रेस करती हुई है बाउंड्रीज को, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्या नाम दिया हुआ? क्रिटिकल एंगल। अगर मैं यहाँ पे स्नेस लॉ लगा दूं तो क्या लिखूंगा? म्यू 1 sin थीटा सी बराबर म्यू 2 sin 90 डिग्री, ठीक है। तो sin थीटा सी बराबर म्यू 2 अपॉन में म्यू 1, sin 90 डिग्री क्या है? 1, तो थीटा सी बराबर क्या आ जाएगा? sin इनवर्स म्यू 2 अपॉन में म्यू 1, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते थे, कई बार अपने से यही पूछता है डायरेक्ट। खैर, नीट 2022 में क्वेश्चन आ गया था, वहां पे ये रेशियो दिया ही नहीं था, वहां पे वेलोसिटी का रेशियो दे दिया था। सिंस आप लोगों को पता है, सिंस अब जो बताने जा रहा हूं फिर थोड़ा सा गौर करना। v बराबर क्या होता है? f इंटू लैम्डा, ये एक रिलेशन पता है, और क्या पता है? म्यू इक्वल टू सी अपॉन में v, ओके। ये है, आपको मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था, याद करो। म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 बराबर v1 अपॉन में v2 बराबर लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या फर्दर? साइन थीटा सी बराबर म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 बराबर v2 अपॉन में v1 बराबर, सॉरी v1 अपॉन v2, हाँ v1 अपॉन v2 बराबर लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2। ऐसे लिख सकता हूं क्या? नीट 2022 में वेलोसिटी साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर हो सकती है। मतलब जो v2 है मीडियम नंबर 2, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, समझ में? म्यू 1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी क्या? समझ में? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। सर रेस कहां से कहां जाती थी? रेयरर से डेंसर में जाती थी, सॉरी डेंसर से रेयरर में जाती थी। डेंसर में स्पीड कम होगी और रेयरर में स्पीड ज्यादा होगी। सर डेंसर बोले तो म्यू 1, ये ज्यादा तो वेलोसिटी कम, मैंने क्या बोला? ये ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, इनवर्स रिलेशन है ना, ठीक है। म्यू ज्यादा तो वेलोसिटी कम, इनवर्स रिलेशन। तो क्रिटिकल एंगल का रिलेशन क्या निकाला था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी क्रिटिकल एंगल क्या था? 1 अपॉन म्यू sin थीटा c बराबर 1 अपॉन म्यू। म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर म्यू की वैल्यू मैं कम करता हूं तो थीटा सी की वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? ठीक है। अगर मैं इस मीडियम की जो डेंसिटी है उसको कम करता चला जाऊं, कम करता चला तो ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि sin थीटा सी बराबर क्या पड़ा? 1 अपॉन म्यू। समझ में आया? ठीक है। तो अगर टेम्परेचर नोट करके लिख लेना आप लोग, ऐसे या इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, या ट्रिक्स करके जो भी करके लिखना, लिख लो। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी कम होगी क्या? डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो उस मीडियम में वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अच्छा बताओ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हुआ तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रही?
ये लिख लो। तो आज के लिए इतना ही। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाता गया। ये देखो ये वापस आ रही क्या यहाँ पे टकरा के। इस खूब सारी जो रेस दिख रही कितनी, देखो एक रेस सीधी गई बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से रिफ्रैक्ट होके बाद ऐसे चलिए पाथ को चेंज कर दिया इसने, ओके। और एक रेस देखो टकरा के वापस आ रही है। यहाँ पे क्या एक पार्ट इसका टकरा के वापस आ रहा है क्या, यहाँ पे क्या हुआ है टी आई आर। एक्चुअल में तो सर बिल्कुल सीधी निकल जानी चाहिए थी, ठीक है ओके, एक्चुअल में तो बिल्कुल सीधी निकल जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया इनके साथ टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है दिख रहा है क्या। अभी अभी सर उधर रेस जा रही, ठीक है देखो इधर रेस जा रही क्या, इधर रेस जाती हुई दिखाई दे रही, अगर मैं बोलूं इधर की तरफ रेस जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक। अब ये रेस को मुझे ब्लॉक करना है, एक भी रेस में नहीं चाहता कि जाए, एक भी रेस में नहीं चाहता कि उधर जाए, ठीक अब नहीं जा रही, ठीक है क्या हो गया टी, अब बाउंड्री को ग्रेस करती हुई जा रही क्या, अभी तो रेस जा रही सर, ठीक है। एक पार्ट सर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट, चलो ये तो रिफ्लेक्शन हो ही रहा है, मुझे इस वाली रेस को ब्लॉक करना है, जिस वाली रेस को क्या करना है ब्लॉक, ओके। अरे बंद करो भाई मोबाइल वगैरह मत करो, ठीक है वीडियोस में आ जाएगा। चलो अभी क्या करना है अपन एंगल को बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ये देखो रेस ऐसी आ रही क्या, बेंड हुआ है क्या थोड़ा सा, अरे हाँ ना बेंड दिख रहा है, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये इंसिडेंट रेस नॉर्मल से जो एंगल बनाए उसको क्या बोलते थे इंसिडेंट एंगल, अब वो इंसिडेंट एंगल को मैं बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है देखो उस तरफ रेस ही नहीं जा रही, ठीक है और बढ़ा दो सर, अब देखो बिल्कुल स्ट्रेट गई क्या, ठीक है बिल्कुल स्ट्रेट, नॉर्मली ही इंसिडेंट कर दिया, ठीक है ओके। समझ में, नॉर्मली इंसिडेंट क्या बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चली गई विदाउट, क्योंकि अपने ही पाथ को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चली जाती थी क्या, जब हम इंटरफेस में नॉर्मली इंसिडेंट करते थे रेस को, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ही जीरो है तो रिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया था। अब देखो ये रेस टी आई आर हो गया क्या, इस तरफ कोई भी रेस नहीं जा रही है, अब जाने लग गई, तो जाने लग गई, समझ में, इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं टी आई आर। और फॉर एग्जांपल अगर हम टी आई आर दिख रहा है, अभी तो सर रेस बिल्कुल सीधी चली गई ना, ये देखो ये इंसिडेंट रेस है, अंदर गई रिफ्रैक्ट हुई, फिर ये अब आगे जा ही नहीं रही क्योंकि टी आई आर हो गया ना, कायदे से तो आगे जानी चाहिए थी सर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट करूं देखो आगे की तरफ जा रही है, देखो ये रेस बिल्कुल थोड़ा सा, एक्चुअल में जानी तो स्ट्रेट चाहिए थी सर इस तरफ से, ये देखो रेस शिफ्ट हो गई और अभी इधर से जा रही है, ठीक है शिफ्टिंग ऑफ रेस मैंने बताया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ठीक है बढ़ाती है, क्या हो गया ये टी आई आर, क्या हो गया, ठीक है वीडियो को रहने दो तुम लोग देखो, ठीक है समझ में आई। एक पार्ट तो सर रिफ्लेक्ट तो हो ही रहा है, अभी देखो एक पार्ट तो सर रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, ठीक है वो छोड़ो उसको, ये वाली रेस पे ध्यान दो जो ये जा रही है, अब मुझे इसको ही ब्लॉक कर देना, उधर मैं एक भी रेस नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अब सारी की सारी रेस टी आई आर में चली जाएंगी, वो नहीं चाहता मैं, खैर इसमें दिख नहीं पा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज्यादा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। दिख रहा है टी आई आर, दिख रहा है, एक रेस तो ऐसे जाकर रिफ्लेक्ट हो गई है तो सबसे मीडियम में आ गई, एक पार्ट अंदर चला गया, एक पार्ट अंदर चला गया, वो रिफ्रैक्टेड रेस है, वो रिफ्रैक्टेड रेस इस बाउंड्री से जो एंगल बना रहा है, इस बाउंड्री से इसके ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये रेस इस मीडियम में ना जाके वापस उसी मीडियम में आ गई, इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, डायमंड इसीलिए चमकता है, ये सब यहाँ यही दिखा रहे हैं, ठीक है।